वेलकम टू केडियो कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं क्लास 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जिसको वोकैबुलरीज भी बोल सकते हैं हम कॉमर्स की, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें से लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। आज उसके आगे की टर्मिनोलॉजीज, दैट इज अ पार्ट 2। पार्ट 1 में इसके पहले की यानी 12 के पहले जो भी टर्मिनोलॉजीज है फर्स्ट टू 11 वो हमने एक्सप्लेन की थी। अब आज जो पार्ट 2 है उसमें हम आगे की टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, टर्मिनोलॉजीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज इसके सिवा कॉमर्स नहीं समझ में आएगा, और ये अगर कंसेप्ट क्लियर रही तो आगे कॉमर्स में ये हर जगह जाए। जब तक आप कॉमर्स में पढ़ने वाले हो, कॉमर्स के साथ डीलिंग करने वाले हो, जब तक आप कॉमर्स की दुनिया में हो, तब तक ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। इसलिए चाहे साइंस हो, आर्ट, कॉमर्स, कोई भी फील्ड का बंदा हो, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे डेली लाइफ के रूटीन में ये वर्ड्स कहीं ना कहीं हमें इसको फेस करना ही है। तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स के मीनिंग क्या है, वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो चलो लेके स्टार्ट करते हैं 12 नंबर का सॉल्वेंट। तो हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे जो आ रहा है 12 नंबर का, वो आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी क्या? सॉल्वेंट। और सेकंड नंबर आ रहा है इंसॉल्वेंट, यानी 13 नंबर का जो वर्ड है वो है इंसॉल्वेंट। ये दोनों वर्ड एक ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो अभी आपको बता दूं। सॉल्वेंट यानी इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी जब आपका किसी व्यक्ति के तरफ, किसी पर्सन के तरफ पेमेंट बाकी है, पैसा बाकी है, और वो अगर आपको टाइम पे, ड्यू डेट के टाइम पे अगर वो आपको पेड करता है, तो दिस पर्सन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो पर्सन को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स नाम की तरफ 10,000 रुपये बाकी है। एक्स नाम की तरफ कितने रुपये बाकी है? मेरे 10,000। और उसने डेट दे दिया था मुझे कि मैं आफ्टर 15 डेज, यानी 1 फेब या 1 जनवरी या जो भी डेट होगी उसको वो देंगे। आफ्टर 15 डेज वो मुझे पेमेंट करने वाला है। आफ्टर 15 डेज बाद अगर वो मुझे पेमेंट देता है तो दिस पर्सन इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। तो उसने क्या किया? उसका पेमेंट ऑनर किया, यानी पेमेंट चुकाया, दिया, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट को इंसॉल्वेंट, ये दोनों अलग है। सॉल्वेंट हमने देखा, अभी मैंने आपको नहीं बताया, हमें इंसॉल्वेंट को नादार बोलते हैं मराठी में। नादार यानी जिसका दिवाला निकल गया। ओके, तो इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है कि जो हमारे ड्यू डेट पे हमें पेमेंट नहीं देता है, उसके बाद में जब हम उसको फिर से बोलते हैं कि हाँ पे हमारा पेमेंट चाहिए, बट फिर भी वो हमें पेमेंट देने से इनकार करता है, या फिर वो इकोनॉमिकली वो पोजीशन में नहीं हो सकता है कि वो हमें पेमेंट कर सके, यानी उसका वो बैड डेट कोई भी रहती है, वो जो पैसा उसके तरफ बाकी होता है वो हमारा बैड डेट हो जाता है। बैड डेट तो हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम फिर क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हमारा पैसा दे। बट फिर भी अगर वो पैसा नहीं देता है तो कोर्ट के थ्रू, यानी हम लीगली उससे पैसा वसूल करते हैं, और लीगली अगर उसके लायबिलिटीज या उसके एसेट्स से अगर ज्यादा हो जाती है, अच्छे से ध्यान दो, अगर उसकी लायबिलिटीज यानी उसके ऊपर कर्जा, उसका जितनी भी प्रॉपर्टी चाहे पर्सनल हो या बिजनेस की हो, उसके ऊपर अगर उसकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है और वो पेमेंट नहीं दे सकता है, सब लोगों का कर्जा करके बढ़ जाता है वो, तो वो टाइम पे कोर्ट उसको डिक्लेयर करती है, कोर्ट उसकी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह सब जब्त कर लेंगी और उसको घर के बाहर, बिजनेस के बाहर निकाल देती है, और वो प्रॉपर्टी बेच के फिर हम लोगों का पेमेंट चुकाएंगे जिनके पेमेंट उसके तरफ बाकी है। और ऐसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, जिसका दिवाला निकले हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? आपको बता दूं, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन स्टेटस। मराठी में गुडविल का मतलब होता है ख्याति। ख्याति यानी नावलौकिक। नावलौकिक का मतलब होता है नेम एंड फेम। अभी गुडविल जैसा मुकेश अंबानी आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूँ, उनकी गुडविल है मार्केट में। एप्पल फोन है, उसके बाद में ऑडी है, BMW है, तो ये नाम से बिकता है ये प्रोडक्ट। क्यों नाम से बिकता है? क्योंकि मार्केट में उनकी गुडविल वैसी है, स्टेटस है, रेपुटेशन है। तो गुडविल यानी क्या? नेम एंड फेम, स्टेटस, रेपुटेशन ऑफ दैट कंपनी और ऑफ दैट फर्म, ऑफ दैट जो भी कंपनी होगी, पर्सन होगा, उसका स्टेटस होता है, रेपुटेशन होती है, मार्केट में उसका नाम होता है। और ये सब क्या की वजह से होता है? जैसे जैसा उसका बिजनेस ग्रो होते रहता है, जैसे जैसे मार्केट में उसका बिजनेस ग्रो होते रहेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, उसके शेयर के प्राइस बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे उसका मार्केट में बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, तो उसकी गुडविल भी वैसे वैसे बढ़ती है, उसकी गुडविल भी वैसे वैसे इंक्रीज होती है, और उसी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल के वजह से प्रोडक्ट विदाउट डाउट कोई भी बंदा परचेस करता है। जैसा मुकेश अंबानी का प्रोडक्ट है, पकड़ के चलो जियो है, हम इजीली जियो का मोबाइल ले लेते हैं, हम इजीली जियो का कार्ड यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज रेपुटेशन, स्टेटस किसका? भी मुकेश अंबानी का है। तो ये होता है गुडविल। अब होता है नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल।
बिल क्या होता है? बिल तो वैसे जनरली हमें पता है, हम जो भी शॉपिंग करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो एक बिल इशू किया जाता है। अब बिल में भी बहुत सारे प्रकार होता है, कच्चा बिल होता है, पक्का बिल होता है, जो रफली दिया जाता है और जो फेयरली दिया जाता है, यानी जिसमें जीएसटी सीएसटी टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, वो होता है पक्का बिल। अब बिल में हमारे कॉमर्स में जो दो बिल है, वो एक बिल रिसीवेबल और एक है बिल्स पेएबल। अब ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल यानी वो बिल होता है कि जो हम डेटर्स को, कल के मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डेटर्स को हम उधारी पे माल सेल करते हैं, गुड्स हम बेचते हैं, उससे हमें पैसे लेना होता है। तो हम जब उसको गुड्स सेल कर रहे थे, तब हमने एक बिल बनाया था कि इतने इतने रुपए का माल है, इतने इतने बाद आपको दिन बाद पेमेंट करना है। तो वो बंदा क्या करता है, आफ्टर 45 डेज का हमने उसमें लिखा था, आफ्टर 45 डेज पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, कि भाई उतने उतने पैसे आपको देना है। और वो क्या करेगा, उतने पैसे फिर उतने दिन बाद देगा। लेकिन आज हम वो बिल निकालेंगे और बिल के ऊपर उसकी सिग्नेचर लेंगे, साइन लेंगे, और वो जो बिल होगा वो दैट बिल इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। वो बिल को हम क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बिल रिसीवेबल? क्योंकि वो बिल के अगेंस्ट में हमें कल चल के पैसा मिलेगा। यानी हमारे पास वो बिल है, तो हम वो बिल दिखाएंगे उसको कि ये देख भैया, आपने हमसे पैसे लिए, गुड्स लिए थे, इसके पैसे आपकी तरफ बाकी है, हमें आपको देना है। तो वो बिल के बदले में हमारे पास पैसे रिसीव्ड हो गए, तो दैट इज अ बिल रिसीवेबल। अब बिल्स पेएबल क्या होता है? बिल्स पेएबल वो चीज होती है कि जिसके लिए जब हम क्रेडिटर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधारी पे गुड्स परचेस करते हैं या हम कैश लेते होंगे, उससे हमें कल चल के उसको पेमेंट करना है। तो वो भी जब बिल, जैसा सेम अभी हमने डेटर्स के टाइम पे बिल बनाया, सेम वो हमारे ऊपर बिल चार्ज करता है, निकालता है, ड्रॉ करता है, और वो बिल हम एक्सेप्ट करके देते हैं कि हम उसको क्या करेंगे, आफ्टर 15 डेज या 25 डेज या 1 मंथ हम उसको पेमेंट करेंगे। तो वो जो बिल होता है वो बिल्स पेएबल होता है। यानी हमें अगर किसी का बिल देना है तो दैट इज बिल्स पेएबल, ठीक है। और अगर हमें किसी से बिल के बदले में पैसे देना है, दैट इज अ बिल रिसीवेबल। ये दोनों क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये दोनों के दोनों क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी जहां पे उधारी का लेन देन होता है, वहीं पे ये दोनों बिल यूज होते हैं। और अब ये बिल को मराठी या हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल को प्राप्त विपत्र बोलते हैं, विपत्र है ना बिल, और बिल्स पेएबल को देय विपत्र, देय बोले तो देना है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है 16 नंबर, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग बोले तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी व्यक्ति, जो फर्म, जो कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी या जो संस्था होंगी, वो अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, परचेस करते, सेल करते, परचेस करते, काय के लिए? उनका मोटिव क्या रहेगा? अर्न मनी, पैसे कमाना। और ऐसे जो भी व्यक्ति होंगे, फर्म होगी, संस्था होगी, ये सभी लोग काय में आते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न बोले तो ट्रेड करना, परचेस करा होलसेल में से, रिटेल में सेल किया, परचेस किया होलसेल में से, रिटेल में सेल किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग कंसर्न, ओके। अब नेक्स्ट है नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब होता है कि ये ऐसी संस्थाएं होती है, ये ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। देखो, जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, फिर ये क्यों आती है? ये आती है सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कुछ एनजीओज होते हैं, तो ये सोशल एक्टिविटीज के लिए आते हैं, सोसाइटी में किस तरह सोशल मेंबर को, सोशल पर्संस को वो हेल्प कर सके, और उनका मेन एम होता है सर्विस देना, अर्न करना नहीं होता है। वो थोड़ा लिटिल अर्न करते हैं तो वो मेंटेन करने के लिए सब चीजें। तो ऐसे जो बिजनेस या ऐसे जो आप पकड़ के चलो, ऐसी जो संस्थाएं होती है, ये सब क्या में आती है? नॉन प्रॉफिट कंसर्न में आती है। जिन नॉन, पहले देखो वर्ड लगाया हुआ है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट नहीं कमाना हमें, हमें क्या देना है? सेवा देना है। हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमारे मेंबर को स्टेबल करना है, इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए आते हैं ये संस्था है, और लोगों को हेल्प करने, लोगों का वेलफेयर यानी कल्याण करने के लिए लोग आती है। तो ये लोगों को, ये जो ऐसे टाइप के बिजनेसेस है, उसको नॉन प्रॉफिट कंसर्न बोलते हैं। इसमें महिला बचत गट, महिला गृह उद्योग, ऐसे टाइप के बिजनेसेस भी आते हैं, इंक्लूड होते हैं, ओके। तो इस तरह से आपने सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, गुडविल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन प्रॉफिट कंसर्न भी देखा। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोगों के, वो कौन से? अकाउंटिंग ईयर। अब ये तो पता होना चाहिए अकाउंटिंग ईयर क्या, नहीं तो आप बुक मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हम तो बुक कीप कर रहे हैं, अकाउंटेंसी भी, उसमें लेखा कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है वो शुरू कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है, शुरू कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। तो कोई भी बुक कीपिंग का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर भी हम लोग बोलते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर क्या, आपको बता दूं, अकाउंटिंग ईयर वो ईयर होता है जो एक पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर डेट को एंड होता है।
और फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली आप सभी को पता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो अकाउंटिंग ईयर फॉर एग्जांपल अभी हमारा इंडिया जो है, इंडिया में अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो फॉलो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये अकाउंटिंग ईयर होता है और इसके अंदर 1 ईयर यानी 365 डेज, 52 वीक्स और 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर होता है। तो इसका जो पीरियड होता है ये 12 महीने के ऊपर नहीं होता है। ओके, जैसा 1 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया तो आने वाले 31 मार्च को एंड होगा। एक साल के अंदर हम सभी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन, बिजनेस के जो भी हमने लेन देन किए होंगे, जो भी हमने लेजर्स अकाउंट बनाए होंगे, वो सभी एंट्रीज, सभी हिसाब किताब, प्रॉफिट निकालना, लायबिलिटीज कितनी है, ये सब पता करना, ये एक साल के अंदर होता है। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। फिर अगला जब साल स्टार्ट होगा फिर से 1 अप्रैल से हम फिर से नए बुक्स बनाएंगे, नए एंट्रीज किए करेंगे। अब इंडिया में जो फॉलो होता है अकाउंटिंग ईयर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बहुत से बिजनेसमैन दिवाली के बाद में अपनी नए बुक्स बनाते हैं, बही खाते बनाते हैं। आफ्टर दिवाली लक्ष्मी पूजा के बाद में तो नई बही खाते तब से वो लोग करते हैं, तो वो आता है नवंबर से 31 अक्टूबर तक। ओके, कुछ जो एजुकेशन सिस्टम का अगर आप फाइनल ये अकाउंटिंग ईयर देखिए या फाइनेंशियल ईयर देखें तो वो आता है जून से, यानी उनकी जो शुरुआत होती है अगर आप देखोगे 30 जून को एंड होता है और जो शुरुआत होती है वो 1 जुलाई को होती है, यानी 1 जुलाई से 30 जून आता है। ओके, तो इस तरह के अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होते हैं, अकाउंटिंग ईयर जिसको हम बोलेंगे। तो वो अकाउंट कौन सी ईयर में कौन से डेट में आप स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं वो होता है अकाउंटिंग ईयर। अब होता है एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था ट्रांजेक्शन 2 टाइप के होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। जहां आप आपके ट्रांजेक्शन लिखते हो, मेंटेन करते हो, वो होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा कर्म, यानी लेखा आप लिख रहे हो, कर्म यानी क्या कार्य कर रहे हो वो लिख रहे हो, काय में लिख रहे हो बुक में, और वो बुक को आप संभाल के रख रहे हो, कीप करके रख रहे हो, और उसमें जो लिख रहे हो दैट इज कॉल्ड एंट्री। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, उसी को एंट्री बोलते हैं। यानी जो भी आपने लेन देन किया वो लिख के रखना प्रॉपरली, कि मैंने अगर परचेस किया, गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस करना, कैश में किया तो कैश गई, गुड्स आया, प्रॉपरली उसको लिख के रखना, दैट इज कॉल्ड एंट्री, रिकॉर्ड करना। बाद में नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में नरेशन को स्पष्टीकरण बोलते हैं और एंट्री को बोलते हैं नोंदनी, यानी लिख के रखना। अब नरेशन क्या होता है, नरेशन यानी जो एंट्री आपने की, जैसे अभी मैंने आपको बताया गुड्स परचेस किया, बाय गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये गुड्स हमने क्यों परचेस किया, किससे परचेस किया, तो वो लिखना, स्पष्टीकरण देना, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन लिखना, दैट इज कॉल्ड नरेशन। यानी आज आपको याद है कि आपने गुड्स परचेस किया या आपने अमित को पैसे दिए होंगे, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आज आपको समझ रहा है कि आपने अमित को पैसा दिया, लेकिन अमित को पैसे काहे के दिए, ये अगर आफ्टर 1 मंथ अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में नहीं आएगा। तो इसलिए वो डिटेल इंक्वायरी की, अमित को हमने क्या किया था, अमित के 3000 रुपए हमारी तरफ बाकी थे, हमने वो चुका दिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि अमित का लोन पेड किया, तो दैट इज कॉल्ड नरेशन। क्यों नरेशन बोलना पड़ेगा उसको, बिकॉज अगर नरेशन आप नहीं लिखोगे तो आपको एंट्रीज के मतलब ही नहीं समझ में आएंगे कि किससे क्या लेन देन हुआ था। ओके, तो नरेशन जितना एंट्री इंपॉर्टेंट है उतना नरेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है, वो वाली ड्राइंग नहीं, ये कॉमर्स वाली ड्राइंग है, वो वाली ड्राइंग नहीं है जिसमें आप स्केचेस बनाते हो, कलरिंग करते हो, है ना। लगभग हमें तो ये लगता है कि ड्राइंग तो है ना हमारा सब फेवरेट सब्जेक्ट था ड्राइंग, नहीं, अभी ये भी आपका फेवरेट बनने वाला है। बट यहाँ पे ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब यहाँ पे होता है आहरण, उत्सल। इसका मतलब होता है जब कोई ओनर, जब कोई प्रोप्राइटर, जब बिजनेस का मालक अगर अपने बिजनेस में से कोई चीज सेल्फ यूज, पर्सनल यूज, होम यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए अगर लेके जाता है तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। देखो फिर से बता दो, ड्राइंग किसे कहते हैं, ड्राइंग का मतलब क्या है कि अगर कोई बिजनेसमैन, कोई प्रोप्राइटर, कोई ओनर अपने खुद के बिजनेस में से यदि अगर वो कोई चीज यानी सामान या गुड्स या फिर कोई कैश घर पे लेके जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, उसको ड्राइंग बोलेंगे। ये सब में बड़ा लॉस होता है। इसको सब में बड़ा लॉस क्यों बोले जाता है, क्योंकि प्रोप्राइटर, ओनर, मालिक को पता होता है ये मेरे बिजनेस का पैसा है, लेकिन फिर भी वो पैसा वो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज अ फर्स्ट रूल। लेकिन वो फिर भी अगर वो पैसे को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करके उसमें से कुछ पैसा वो अपने सेल्फ के लिए खर्चा कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए खर्चा कर रहा है, तो वो लॉस होता है। और इसलिए ड्राइंग जो है उसका क्या मतलब हुआ, तो ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज, सेल्फ यूज, होम यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए अगर प्रोप्राइटर या ओनर अगर कोई गुड्स या कैश अपने घर पे लेके जाता है तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ओके, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा क्लास है,
अब मेरे क्लास में 10,000 रुपीज़ फीस आई। अब एज पर रूल मैंने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छा पढ़ाना चाहिए, जो फैसिलिटीज क्लास में दे सकता है वो देना चाहिए। बट मैंने क्या किया, वो जो 10,000 रुपीज़ आए वो 10,000 में गया, बढ़िया शर्ट लेके आया, मस्त वॉच लेके आया, तो मैंने वो 10,000 पर्सनल यूज पे खर्चा किया। तो वो होता है ड्राइंग, वो होता है ड्राइंग। हमने वो नहीं करना चाहिए था। बिजनेस का रूल क्या होता है, बिजनेस का पैसा है बिजनेस में इन्वेस्ट कर, बिजनेस का पैसा है बिजनेस में इन्वेस्ट कर। इवन तो प्रॉफिट भी आया तो वो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर, तो ही कहाँ पे क्या होता है, आपका बिजनेस डेवलप होगा, तो ये आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। अदरवाइज इससे क्या होगा, 10,000 कमाए, घर पे लेके चले गए, 1 लाख का बिजनेस किया, फिर 10,000 रुपीज कमाए, घर पे लेके चले गए, 1 लाख का बिजनेस हो रहा, तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप पैसा प्रॉफिट जैसा आया आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, घर पे लेके जा रहे हो, ड्रॉइंग कर रहे हो। तो इससे आप जो पोजीशन पे आ जाओ, आफ्टर 10 ईयर भी आप वही पोजीशन पे रहोगे। लेकिन वही 10,000 रुपीज आया, 1 लाख प्लस 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, 10% प्रॉफिट कितना हो गया, 11,000 प्रॉफिट बढ़ गया, प्लस इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। फिर अगले साल आपने क्या किया, 11,000 को इन्वेस्ट किया, कितना था, पहले का 1 लाख, बाद में पिछले साल का प्रॉफिट 10,000, 1 लाख 10,000 प्लस 11,000, 1 लाख 21,000, 10% प्रॉफिट हुआ 12,100। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, तो इसलिए बिजनेस की ग्रो होगी। इसीलिए इसको सब में बड़ा लॉस बोला जाता है। तो ड्राइंग ये होता है लॉस, और ड्राइंग का मतलब आपको बता दिया कि प्रोप्राइटर ओनर अगर अपने सेल्फ यूज के लिए कोई भी चीज अगर बिजनेस में विड्रॉ करता है, लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक यानी आपको सभी को पता है बैंक क्या होती है, जो भी हमारी बैंक है, HDFC, SBI, जितनी भी सारी बैंक्स होती है वो सभी बैंक्स होती है। और बैंक्स ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से हमने ओवर ड्राफ्ट यानी निकाला, यानी हमने बैंक से उतने पैसे निकाले जितने हमारे बैलेंस में थे। अब ऐसा होता है क्या, यस बिल्कुल होता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर के लिए फैसिलिटीज होती है। ध्यान रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटीज होती है जो बैंक प्रोवाइड करती है उनके रेगुलर कस्टमर के लिए, और ये सिर्फ करंट अकाउंट पे ही प्रोवाइड होती है। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, ना ही वो देते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, इसको अधिकोष अधिविकर्ष बोलते हैं मराठी में। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैंक में चेक लगे हुआ है, मैं 4 साल से एक बैंक का कस्टमर हूँ, मेरे बैंक में 4,000 रुपए का चेक लगे हुआ है, ठीक है। अब मेरे अकाउंट में बैलेंस सिर्फ 3,000 रुपीज है, मेरे अकाउंट में बैलेंस जो है वो सिर्फ 3,000 रुपीज है। बैंक का मुझे फोन आता है, सर आपके अकाउंट में एक चेक लगे हुआ है जिसकी अमाउंट 4,000 है, बट आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो 3,000 रुपीज है। मैं बैंक में ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दे चुका था कि अगर मेरा फंड या बैलेंस अगर कम होता है तो उसको फिर भी आपके तरफ से थोड़ी बहुत अमाउंट ऐड करने के बाद आप उसको पेमेंट करना चाहिए। तो वैसे ही बैंक का फिर मुझे फोन आया, मैंने बैंक को बोला ठीक है सर, आप क्या करो, वो चेक पास करवा दो यानी उसका पेमेंट कर दो। अब पेमेंट कितने का था, 4,000 का, बैलेंस कितना था 3,000, पेमेंट कहाँ से होगा, क्योंकि 1,000 का डिफरेंस है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने मेरे करंट अकाउंट में वो 1,000 रुपीज बैंक के पास के ऐड किए, वो चेक को पास करवाया। इसका मतलब है बैंक में जो चेक मेरा बाउंस होने वाला था वो बाउंस में होके वो पास हो गया, और वो जो 1,000 की फैसिलिटीज मुझे बैंक ने दी, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बट बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैश में नहीं मिलती है मुझे। अगर मैं क्या है कि मुझे दो, मेरे को 3,000 रुपये, मुझे 1,000 रुपये, नहीं, ये अकाउंट में ट्रांसफर होती है, और ये चेक के थ्रू आप पेमेंट किसी और को कर सकते हो। फिर मैं क्या करूँगा, 1-2 दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, 8 दिन या 1-2 दिन, जो भी मेरा एक लिमिटेशन या एग्रीमेंट होगा बैंक के साथ, वो डेट पे मैं बैंक में जो एक्स्ट्रा उन्होंने मुझे 1,000 दिया था वो मैं पेमेंट कर दूंगा, और बैंक इसके लिए मुझे छोटा सा कमीशन चार्ज करेंगी, ओके। लेकिन कमीशन तो चार्ज हुआ ठीक है, लेकिन मेरा चेक बाउंस होने से बच गया, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल्टीज। अब आपने रॉयल्टीज तो नाम सुना होगा। रॉयल्टी 2 टाइप की होती है, एक रॉयल्टी वो रॉयल्टी होती है जो हमें इनकम देती है, एक रॉयल्टी वो रॉयल्टी होती है जो हमें एक्सपेंसेस करवाती है। अब दोनों रॉयल्टी का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। रॉयल्टी यानी क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है, अभी पहले हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। रॉयल्टी का मतलब यहाँ पे होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई खान है, खदान है, माइंस, वहां से अगर हमने क्या किया, हमारे बिजनेस के लिए दगड़ी कौन सा लेके आए हम लोग, ओके। तो हमने वो लेके आए, मुरुम का काम था, हमने वो लेके आया है, जो भी चीज का काम होगा हमने वो लेके आए, वहां से ट्रक में हमारे फैक्ट्री के लिए लेके आ गए। अब क्या करना है, वो माइन वाला हमें कुछ चार्जेस करता है कि भाई आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। तो हमने वो कोल का पैसा तो दिया ही, बट उसके अलावा जो माइंस अंदर एकदम डीप में चले जाती है, उसको कहीं ना कहीं वो लोग बुझाने के लिए भी माइंस में क्या करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, पर टन के हिसाब से कुछ चार्जेस देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी एक्सपेंसेस। उसको हम रॉयल्टी एक्सपेंसेस कहेंगे।
अब रॉयल्टी इनकम, अब दूसरा पार्ट देखते हैं इनकम का क्या होता है। रॉयल्टी इनकम नॉर्मली ये सेलिब्रिटीज को मिलती है। अब सेलिब्रिटीज यानी कौन? फॉर एग्जाम्पल आप चलो लता मंगेशकर हमारे हैं, लता मंगेशकर ने सारे जहाँ से अच्छा गाना गाया था और उनकी जब भी सीडीज या जो भी उनका ऑडियो सेल होता है तो जितना भी सेल होता होगा तो उसका कुछ पोर्शन उनको हमेशा दिया जाता है, तो ये उनकी रॉयल्टी इनकम होगी। सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट खेलते थे, एमआरएफ की बैट यूज करते थे, तो एमआरएफ की बैट जितनी भी सेल होती थी तो उनको वहाँ पे उसके पीछे क्या होता था, रॉयल्टी इनकम दी जाती है। अभी विराट कोहली एमआरएफ की बैट यूज करते हैं, है ना, स्टिकर यूज करते हैं, तो एमआरएफ के जितने भी टायर्स बिकेंगे वो उसके पीछे रॉयल्टीज इनकम मिलेंगी उनको। तो ये होती है रॉयल्टीज इनकम, नॉर्मली सेलिब्रिटीज को मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 24 नंबर का लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर ये एक्चुअली में एक चैप्टर है जो जनरल एंट्रीज के बाद स्टार्ट होता है, बट आपको मैं बता दूं लेजर का मतलब होता है अकाउंट। लेजर का मतलब होता है अकाउंट, इसको खाते बोलते हैं, इसको हिंदी में लेखा भी बोले जाता है। यानी अगर कोई पर्सन के साथ हमारा रोज का ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेली वो परचेस कर रहा है हमारे से, हम सेल कर रहे हैं उससे, डेली परचेस सेल अगर होता होगा तो वो टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस सेल अगर होता होगा तो उसका स्पेशल हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और वो अकाउंट को हम लेजर बोलते हैं, उसको खाता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बता दूं कि अगर आप एक छोटा सा लेते हैं, हम किराना दुकान पे हमारा खाता होता है। खाता इसका मतलब क्या होगा, हम महीने के महीने किराना दुकान से उधारी में लाते हैं और उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, एक महीने का, दूसरे महीने में, दूसरे महीने का, तीसरे महीने में। तो वो क्या करता है, हमें एक डायरी देता है, उस पर हमारा नाम वगैरह पूरा लिख देता है और हर डायरी में हमारे मेंशन, जब भी हमें सामान चाहिए हम वो डायरी लेके जाते हैं। तो उसने वो जो डायरी मेंटेन किया वो खाता था, वो लेजर था, वो अकाउंट था, और खुद के बुक में वो एक एंट्री कर देते हैं कि इनकी तरफ इतने बाकी। लेकिन काय के बाकी अगर डिटेल देखना है तो उसकी जो बुक्स वो प्रोवाइड करता है, नोटबुक, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो होता है लेजर, वो होता है खाता, वो होता है अकाउंट। अब ये हमने सोल ट्रेडर लेवल पे देखा, कंपनी बड़े बड़े लेवल पे कंप्यूटर में अकाउंट मेंटेन करती है। आजकल तो लेजर सिस्टम आ गया है, गुड, अभी आप देखो टैली का जमाना है, कंप्यूटर ऑपरेटेड अकाउंट्स ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं जैसे जनरल एंट्रीज होती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि आज हमने टोटल सॉल्वेंट देखा, इंसॉल्वेंट देखा, गुडविल, बिल में दो टाइप्स आज हमने देखे, रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। उसके अलावा हमने ट्रेडिंग कंसर्न देखा, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न देखा, और नेक्स्ट है अकाउंटिंग ईयर, एंट्रीज, नरेशन, ड्राइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, रॉयल्टीज एंड लेजर। तो इस तरह से ये है कॉमर्स की टर्मिनोलॉजीज। अगर ये कॉमर्स की टर्मिनोलॉजीज आपकी अच्छे से हो चुकी होंगी, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज, कॉमर्स के वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको ये वर्ड यूज में आना ही आना है, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या ना हो, बट ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं हमेशा फेस करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।